औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर की बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है रेस्पिरेशन। और 13 चैप्टर जो फर्स्ट ईयर का हिस्सा है और ये 14 जो चैप्टर है ये सेकंड ईयर का हिस्सा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, ये तो हमें पता है। ऑल सिस्टम रिक्वायर एनर्जी टू वर्क। The various processes carried out by the body, such as movement, growth and reproduction, all requires the expenditure of energy. सही है, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। In animals, this energy can be obtained only from the food they eat. सही, okay. In the process of cellular respiration, this food energy is made available for the body's activity. हम सबको पता है कि एनर्जी जो भी काम है सबके लिए एनर्जी दरकार है, और सारा हमारा जो मेन पॉइंट जो है, हमारा जो मेन पर्पस है वो एनर्जी गेन करना है। जो खुराक हम खाते हैं उससे हम एनर्जी गेन करते हैं। दुनिया में दो तरह के प्लांट हैं, एक को ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और एक को हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो फूड जो खुराक होता है वो खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की सूरत में खुराक खुद बनाते हैं, और वो सिंक में जो रिजर्वायर होते हैं वहाँ पे स्टोर करते हैं। मैंने मिसाल दी हुई है पोटैटो जो कि स्टोर करता है स्टार्च कहाँ पे, और जो पोटैटो जो रूट्स होते हैं वहाँ पे, वो कहाँ पे होता है, वो स्टार्च की शक्ल में वो जो मिट्टी में होता है उसमें स्टोर कर लेते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक अपना खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते और वो डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉपिक पे। वो ऑटोट्रॉप को का किया उससे खुराक गेन कर लेते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन इज एन हेटेरोट्रॉपिक। आज हम बात करेंगे इस पर कि हाउ दे गेट एनर्जी। फूड जब हम खा लेते हैं तो एक इंडिविजुअल की मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ की हुई है, या इसने फूड खा लिया और या स्पेगस के ज़रिए से स्टमक में आ गया। ये यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन से उसको जो स्टार्च था मैक्रो मालिक्यूल था वहाँ उससे उसको किस मालिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया, मालिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया। ये जो मालिक्यूल होता है जो छोटा होता है, लाइकवाइज ग्लूकोज हो गया। ये जो ग्लूकोज है ये नाउ एज अवेलेबल टू अब्जॉर्ब बाय ब्लड। यहाँ पे ब्लड के कैपिलरीज होते हैं, ये से ब्लड से अब्जॉर्ब होकर सारे बॉडी टिश्यू में ये ग्लूकोज क्या पहुँचा लेता है ब्लड। ये ग्लूकोज जो है ये जो हमने खुराक से हासिल किया ये ज़रिया है किस चीज़ का, एनर्जी का, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये एनर्जी किस तरह से गेन हो जाती है, रिस्पायरेशन के ज़रिए से। पायरेशन जो एक अमल है, सेलुलर रेस्पिरेशन इसको कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए से इस ग्लूकोज से हम एनर्जी गेन कर लेते हैं। और इस सेलुलर रेस्पिरेशन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ, ये सेलुलर रेस्पिरेशन से ये जो ग्लूकोज मालिक्यूल था इसको कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में। एटीपी इज एन करेंसी ऑफ, ये क्या चीज़ है, करेंसी ऑफ एनर्जी। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। खुराक से हमें एनर्जी इस तरह सेलुलर रेस्पिरेशन से गेन कर लेते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और दूसरे को इनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सही है। और जो इनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसके लिए O2 की ज़रूरत नहीं होती, और जो एरोबिक है इसके लिए O2 ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है।
और ये ऑक्सीजन जब ये एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी है तो इसे किस तरह लिया जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये जो O2 है या एरोबिक रिस्पायरेशन है, ये एफिशिएंट सोर्स है एनर्जी का। ये जो ग्लूकोज मालिक्यूल है, इसमें ग्लूकोज मालिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और बहुत सारा एनर्जी और एटीपी की शक्ल में गेन किया जाता है। जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में O2 यूज़ नहीं होता, तो ये लेस सोर्स है एनर्जी का और एटीपी इसमें लेस बनते हैं। सो एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए O2 की ज़रूरत है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एयर से गेन ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें तो या ह्यूमंस की बात करें तो वो हम ब्रीथिंग या रिस्पायरेशन के ज़रिए से ये गेन करते हैं। कौन से रिस्पायरेशन की, इसको भी रिस्पायरेशन कहते हैं, जो हम ब्रीथ ले लेते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर कर लेते हैं, तो इसको भी रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, वो वाला सेलुलर रिस्पायरेशन और ये वाला एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। सही है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सारा एनर्जी है ना, यहाँ पे जो जिक्र हुआ है, एनर्जी एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है किस चीज़ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, जो ग्रोथ है, मूवमेंट, सारे काम के लिए इस एनर्जी की ज़रूरत है। ये एनर्जी हम किस तरह गेन कर लेते हैं, मैंने आपको समझाया। ये फिर सारे एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। अभी रिस्पायरेटरी सरफेस की जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये रिस्पायरेटरी सरफेस को डिफाइन करते हैं। द एरिया वेयर गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सरफेस। वो जगह जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज दरअसल में अंजाम दे, उस जगह को हम क्या कह लेते हैं, उस जगह को हम रिस्पायरेटरी सरफेस कह लेते हैं। और बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि रिस्पायरेटरी सरफेस कहाँ पे होता है। बाज़ लोगों को ये समझ आ गया होगा कि भाई ये रिस्पायरेटरी सरफेस है, ये माउथ है जहाँ पे हम गैसेस एक्सचेंज करें, लेकिन ये दरअसल नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ तक इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। Gaseous exchange take place in all organisms by the physical process of diffusion. For effective diffusion, the proper respiratory surface must have the following properties. First of all, respiratory surface को जानना चाहेंगे। Respiratory surface वो जगह होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज आकर होता है। गैसेस एक्सचेंज से क्या मुराद है, यानी तबादला गैसों का। यानी O2 जो है वो एयर से आ गया, एनवायरनमेंट से आ गया बॉडी में, और बॉडी से CO2 जो है वो मुंतकिल हुआ कहाँ पे, एनवायरनमेंट है, दोनों का एक्सचेंज हो गया। सही है, ये इसको एक्सचेंज कहते हैं। और ये एक्सचेंज कहाँ पे हो, एक खास जगह पे, उसको हम रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या इसकी मेम्ब्रेन है, सही है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो एनवायरनमेंट से इसने O2 गेन किया, इसने लिया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ डिफ्यूजन को अगर हम डिफाइन करना चाहे, दी मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। यानी सेल के अंदर O2 का कंसंट्रेशन लो है और यहाँ एनवायरनमेंट में जो है कंसंट्रेशन हाई है। सो O2 डिफ्यूज होने जा रहा है किस जगह से, इस मेम्ब्रेन के थ्रू। सो इस मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है और O2 यहाँ पे ज़्यादा है और एनवायरनमेंट है CO2, या एनवायरनमेंट में CO2 लेस है। सो ये अंदर से बाहर जाएगा। सो ये एक्सचेंज जो हो रहा है गैसों का, ये इस सरफेस पे हो रहा है। सो दिस सरफेस इज नोन एज रिस्पायरेटरी सरफेस। सही है, ये इसका रिस्पायरेटरी सरफेस हो गया। अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, अगर हम ह्यूमन ले तो ह्यूमन में जब हमारे अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए O2 की ज़रूरत है, जो कि हम ले लेते हैं सांस लेना। सो O2 आ गया यहाँ पे, ये माउथ से जा रहा है, अभी तक CO2 नहीं आया हुआ है। सो या जो ट्रैक क्या हो गया है, इसको ब्रोंकाई से फिर या लंग्स में आ गया, और लंग्स में जो जब आता है तो यहाँ एक जो रिस्पायरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वहाँ पे, उसके बाद जो आने वाला एक स्ट्रक्चर होता है उसको अल्वुलाई कहते हैं। और अल्वुलाई को हम बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं। और यह एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये अल्वुलाई जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हमने जूम किया हुआ है यहाँ पे। ये अल्वुलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसके इर्द गिर्द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। और जब हमने ये O2 अंदर किया तो O2 आ गया यहाँ,
तो O2 यहाँ पे आ गया, तो O2 यहाँ पे आ गया और इसको चाहिए कहाँ पे जाए, ब्लड में, और ब्लड इसको पहुंचाता है डिफरेंट टिश्यू को। सो ये O2 जो है ये ब्लड में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूजन को हमने उधर डिस्कस किया। सो यहाँ पे ब्लड में जो रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में CO2 जो प्रोड्यूस होता है वो टॉक्सिक होता है। सो वो हमें निकालना होता है और उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होती है। सो O2 यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, और यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या होता है, less होता है। So exchange actually take place here. So this surface is known as respiratory surface. सही है, ये वाला रेस्पिरेटरी सरफेस है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ पे होता है, alveoli is on रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो यहाँ पे जो है डिफ्यूजन, ये सारे बातें हो गए। सो इफेक्टिव डिफ्यूजन, यहाँ पे एक बात हो रही है कि इफेक्टिव, अगर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं ये अगर ज़्यादा होना हो, ये O2 का ब्लड में मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा हमें अगर गेन करना हो, तो इस जो स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सरफेस को की कुछ खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कुछ खास खसूसियात होनी चाहिए। अदरवाइज ये एक्सचेंज एफिशिएंट नहीं होगा और ये पॉसिबल नहीं होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हों। ये दोनों हमें ज़रूरी है कि O2 भी ब्लड में आ जाए और CO2 भी ब्लड से जल्दी चला जाए। सो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इस स्ट्रक्चर को कुछ खास तरतीब के साथ बनना होगा, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल। सो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स है, इसको ये जो पॉइंट्स है ये इस स्ट्रक्चर में होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, इट मस्ट बी फॉर्मेबल सो दैट गैस कैन पास थ्रू इट। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, यानी ये जो एल्वुलाई का वॉल है और जो कैपिलरीज का वॉल है, या जो ब्लड वेसल है, ये जो है ना, ये वॉल जो है इट मस्ट बी परमेएबल। परमेएबल का मतलब है कि ये अलाउएबल हो, यानी ये गैसेस को इजीली अलाउ करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया। सेकंड क्या है, इट मस्ट बी थिन फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन बिकॉज डिफ्यूजन इज ओनली एफिशिएंट ओवर डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस। ये यहाँ का जो डिस्टेंस है, इट इज एन डिस्टेंस बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द एल्वुलाई वॉल। सो ये डिस्टेंस लेस होना चाहिए। ये तो सही है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना टाइम ज़्यादा लेगा, जितना डिस्टेंस कम होगा तो इतना जल्दी गैस एक्सचेंज ऑकर होगा। सो ये डिस्टेंस लेस होना चाहिए, तकरीबन 1 मिलीमीटर तक होना चाहिए, तभी क्या पॉसिबल होगा, ये गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल होगा। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा हो ये डिस्टेंस तो इट विल लीड टू डिफ़िकल्टीज। ओके, और डिफ्यूजन जो है वो लेस डिस्टेंस, अगर मेम्ब्रेन जो होते हैं वॉल ये अगर थिन हो तो डिफ्यूजन अच्छी तरह से होगा, अगर ये थिक हो तो डिफ्यूजन में मुश्किलात होंगे। नेक्स्ट जो है, इट शुड पोजेस अ लार्ज सरफेस एरिया सो दैट द एफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैसेस आर एबल टू एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म नीड। अभी हम एक ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा O2 की ज़रूरत है और CO2 को निकालना है, तो एफिशिएंट मतलब ज़्यादा अगर ये अमल परफॉर्म करना हो तो ये जो इंटस्ट एरिया है ये ज़्यादा होना चाहिए। अगर इस इलाके से, इस इतनी एरिया से, जो ये एरिया है फॉर एग्जांपल, सही है, अगर इस एरिया से गैसेस एक्सचेंज ऑकर हो रहा है, सो तो इस एरिया से अगर गैसेस एक्सचेंज ऑकर हो रहा है तो इसकी वैल्यू कुछ अपने हिसाब से होगा। लेकिन अगर इस एरिया से गैसेस एक्सचेंज आकर हो रहा है तो ज़ाहिरी बात है इस एरिया से ज़्यादा, मतलब ये एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, सो ये गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया कम हो तो गैसेस एक्सचेंज कम होगा। इससे मुराद ये एल्वुलाई का अगर वेसल के साथ जो कांटेक्ट है अगर वो ज़्यादा है, यानी सरफेस एरिया जो एक्सचेंज के लिए है वो ज़्यादा है, तो एफिशिएंट O2 आएगा और CO2 निकल जाएगा। सो इससे मुराद यही है, ये होना भी ज़रूर है कि जो सरफेस एरिया है ये ज़्यादा होना चाहिए। सो नेक्स्ट, इट शुड पोजेस अ गुड ब्लड सप्लाई। यहाँ पे ब्लड सप्लाई अगर ज़्यादा हो, यानी ब्लड जल्दी आता जाता हो, तो जल्दी O2 को वैकेंसी होगी और वो ब्लड और हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा। अगर ब्लड की सप्लाई स्लो हो तो वो O2 यहाँ पे जमा रहेगा, लेकिन यहाँ पे जम जाएगा और यहाँ पे एक्सचेंज में डिफ़िकल्टीज होंगी और O2 भी जल्दी वापस नहीं जाएगा और ब्लड में ज़्यादा देर रोकेगा। सो ब्लड सप्लाई भी ज़रूरी है। देयर शुड बी अ गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म टू मेंटेन अ स्टीप डिफ्यूजन
gradient across the respiratory surface। यहाँ पे जो बात हो रही है वेंटिलेशन की, अगर हमारे पास ये होगा एक कमरा और ये उसका हो गया गेट, अगर ये यहाँ पे खिड़की हो तो ये जो हवा यहाँ से बहुत जल्दी तेज़ आएगी और यहाँ पे चली जाएगी। अगर यहाँ पे खिड़की ना हो तो हवा आएगी यहाँ पे घूम घूम के, वो जो ज़्यादा वो जो फ्लो है वो हवा की वो नहीं होगा। सो दिस अगर खिड़की हो सो दिस फिनोमेना इज नोन एज वेंटिलेशन। यही बात यहाँ पे भी है। अगर ब्लड जल्दी ऑक्सीजन को यहाँ से गेन करता हो और ले जाता हो तो यहाँ पे उस ऑक्सीजन जो नया आने वाला ऑक्सीजन है उसके लिए चांसेस ज़्यादा है कि वो जल्दी यहाँ पे पिट हो जाए। अदरवाइज अगर यहाँ पे वो स्टीप डिफ्यूजन नहीं होगा, यानी ये जो ब्लड है और जो ब्लड यानी जो O2 बाहर से आ रहा है, यानी यहाँ से जो O2 आ रहा है वो यहाँ पे मतलब ब्लड उसको जल्दी लेके जाएगा। अगर यहाँ पे उसके लिए वैकेंसी नहीं है तो वो डिफ्यूजन एफिशिएंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे इसके लिए मसलन जगह हो O2 के लिए और जल्दी वो यहाँ पे अटैच ब्लड में वो डिफ्यूज़ हो जाएगा तो वो ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज आकर होगा। यानी या जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अगर यहाँ पे उसके लिए जगह है बहुत ज़्यादा तो वो जल्दी यहाँ से यहाँ पे चेंज होगा। इसी तरह अगर O2 के लिए यहाँ पे बहुत सारा जगह है तो CO2 यहाँ से जल्दी वहाँ पे जाएगा। इसको कहते हैं स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट। अगर यहाँ पे इन दोनों के लिए वैकेंसी ना हो एक दूसरी जगह पे तो इसके लिए डिफिकल्टीज होगा कि वो डिफ्यूजन परफॉर्म करे। सो ये सब चीज़ें एक प्रॉपर फॉर इफेक्टिव डिफ्यूजन के लिए या इफेक्टिव गैसेस एक्सचेंज के लिए सब प्रॉपर्टीज़ रेस्पिरेटरी सरफेस में होना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड गिव अ थंब टू अप्रिशिएट मी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।